तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन के ग्रैंडपास वो उस मिरर वर्ल्ड के अंदर कैद होते हैं, जबकि मोशन उस मिरर वर्ल्ड के बाहर रहकर डीमन किंग ड्यूटियान की मदद से हर एक चीज को कैलकुलेट करता है और उन लोगों को पता चलता है कि वहां पर एक सीक्रेट स्पेस भी मौजूद है, जिसके जरिए वो लोग उस सीक्रेट स्पेस में एक छोटे से स्टोन को थ्रो करते हैं, जो कि उस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर जाते ही साइज में बहुत ही बड़ा हो जाता है और उस मिरर वर्ल्ड को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे ग्रैंडपास वो फौरन से वहां से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद मोशन बाकी ग्रैंडपास को देखता है कि अभी भी वहां पे कुछ ग्रैंडपास नहीं है, जिनमें से विलेज चीफ, ग्रैंडपा फार्मिस्ट और ग्रैंडपा म्यूट वो तीनों मिसिंग हैं, यानी कि वो लोग यहाँ से आगे गए होंगे। जब वो उन्हें ढूंढने के लिए आगे जाता है तो वो अजीब सी जगहों को देखता है जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल अलग तरह से काम कर रही थी, मगर जाते जाते उन लोगों को एक ऐसी जगह मिलती है जहां पे उन्हें दिखाई देता है कि वहां पहले वाली रेस्ट्रिक्शन से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। और डीमन किंग ड्यूटियान उन लोगों से कहता है कि अगर मैं अपने रियल फॉर्म में यहां पर आ जाऊं और इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद भी अगर मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मगर अचानक से उन लोगों को उस शिप से एक छोटी सी मून शिप बाहर आते हुए दिखाई देती है, जो कि असल में ग्रैंडपा म्यूट की थी और वो उन लोगों को वहां से बाहर लेकर आ गया था, जिस पर डीमन किंग ड्यूटियान के भी तोते उड़ गए थे कि इतने सालों की कैलकुलेशन को ग्रैंडपा म्यूट ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है वो लोग फिर वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में क्लिन ड्रैगन वो अपने रियल मास्टर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए क्लिन ड्रैगन को उसके साथ काफी ज्यादा लगाव होता है। जबकि ग्रैंड प्रिस्ट उससे कहता है कि मुझसे जरा दूर हटो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कहीं चले जाओ, मैं तुम्हें अब और ज्यादा नहीं संभाल सकता, इसीलिए तुम्हें अपने लिए कोई नया मास्टर ढूंढना चाहिए। असल में एंसेस्टर नहीं चाहता था कि वो क्लिन ड्रैगन उसे मरते हुए देखे, इसीलिए वो उसे अपने आप से दूर रखना चाहता है। मगर यहाँ पर ग्रैनी से कहती है कि एंसेस्टर वैसे भी नए साल की खुशी में हमने अभी तक कोई पार्टी नहीं की है, आपका ये क्लिन ड्रैगन काफी मोटा और ताजा है, क्यों ना हम लोग इसी की ही एक अच्छी सी डिश बना दें। मगर एंसेस्टर उसे कहता है कि इसके बारे में ऐसा सोचना भी मत, जब तुम बिल्कुल छोटी थी उस वक्त भी तुम मेरे इस ड्रैगन को जब भी देखती थी तो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शरारत दिखाई देती थी, तुम बचपन से ही इस क्लिन ड्रैगन के पीछे पड़ी हुई हो, तुम जानती भी हो कि ये मुझे कहाँ मिला था। जब मैंने इसे पहली मर्तबा देखा था तो ये उस वक्त एक बिल्ली के बच्चे के साइज का था और ये हर वक्त मेरे शोल्डर पर बैठा करता था, मगर अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इस क्लिन ड्रैगन को कोई डीमन किंग रास्ते में खाना भी खिलाएगा, जिस पर मोशन से कहता है कि प्लीज उसकी इतनी बेइज्जती मत करो। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ वो कुछ कहना चाहता था, इसलिए वो मोशन को फौरन से रोकता है और कहता है कि हम लोग केयरफ्री लैंड के ज्यादा डीप में नहीं गए, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा डीप और काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है, इसीलिए हम वहां नहीं जा सकते। इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और उस शिप तक पहुंचने के बाद तो हमें ऐसा लगा कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, मगर शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि म्यूट वहां पर पहुंच गया और उसने हमें वहां से निकाल लिया। मगर हमारे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ये सुनकर मोशन थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि अच्छी न्यूज और बुरी न्यूज, क्या है वो न्यूज? तो विलेज चीफ कहता है कि मैं तुम्हें पहले बैड न्यूज बताता हूँ। बैड न्यूज ये है कि हम लोग जहाँ आए हैं ये केयरफ्री लैंड है ही नहीं। और अच्छी न्यूज ये है कि हमें यहाँ पर कुछ क्लूज मिले हैं, जिसके जरिए हमें तुम्हारे सरनेम के बारे में पता चल गया है। वो ग्रैंडपा फार्मिस्ट से कहता है कि वो चीजें से दे दो। तो ग्रैंडपा फार्मिस्ट कुछ कपड़े और उन कपड़ों के साथ एक टोकन भी उसे देता है और कहता है कि तुम्हारा सरनेम किन है, और इस तरह की हमें और भी बहुत सारे क्लूज वहां पर मिले थे। वो देखता है कि किन फैमिली की ड्रेस और उनके टोकन्स वो दिखने में बिल्कुल अलग तरह के हैं, मगर उनके टोकन्स में नाम एक ही तरह का लिखा हुआ होता है और उनकी हैंड राइटिंग भी बिल्कुल सेम है। मोशन उस हैंड राइटिंग को गौर से देखता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसके अपने जे टोकन के साथ मैच कर रही होती है। और विलेज चीफ उसे बताता है कि यहाँ आते हुए हम लोग एक बड़े से ग्रेवयार्ड और बहुत सारे रूम से होते हुए गुजरे थे, वहाँ जितने भी लोग दफन हैं ये सारे
टोकन उनसे रिलेटेड हैं। ये सब सुनने के बाद मोशन को एक लम्हे के लिए ऐसा फील हुआ कि जैसे वो रियलिटी में अपने ही घर आ गया है, क्योंकि उसने जो एक रेड कलर का रुमाल देखा था उस पर भी सेम वही वर्ड लिखा हुआ था, जिससे उसे और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मगर ये वाले जितने भी जेट पेंडेंट्स है ये सारे के सारे शेप में बिल्कुल डिफरेंट तरह के हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किन फैमिली में स्टेटस के हिसाब से ही जेट पेंडेंट दिए जाते होंगे। मगर यहाँ पर विलेज चीफ उसे बताता है कि जहाँ तुम पैदा हुए वो जगह ये नहीं है। वो सब लोग मोशन को इस तरह देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता था, जबकि ग्रैंडपा म्यूट वो तो उस छोटे से घोड़े के साथ लिपट ही जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था जैसा कि मोशन के पास था और वो उसके साथ बचपन में ही खेला करता था। जबकि विलेज चीफ उसे बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स वो अभी भी जिंदा हों, और वैसे भी मुझे उस शिप में कुछ स्पेशल चीज भी मिली है। उस स्पेशल चीज का सुनते ही ग्रैंडपा फार्मेस्ट वो विलेज चीफ से कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि वो चीज हमें से अभी से ही दे दें? मुझे नहीं लगता कि इसे वो चीज अभी देना ठीक होगा। तो विलेज चीफ कहता है कि ये अब काफी बड़ा हो चुका है, अगर मेरा लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा तो फिर इस चीज को बताने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, इसीलिए इसे ये चीज अभी दे दो। तो ग्रैंडपा फार्मेस्ट उसे एक राउंड शेप का कोई मिरर देता है और फिर विलेज चीफ उसे बताता है कि इस मिरर में असल में एक रूट मैप छुपा हुआ है जो कि तुम्हें सीधा केयरफ्री लैंड तक ले जा सकता है। ये मिरर हम लोगों को उस बड़ी वाली शिप से मिला है, पर मोशन देख रहा होता है कि वो चीज मिरर तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही। इस पर विलेज चीफ उसे समझाता है कि इसे इस तरह मत देखो, ये अभी तुम्हें साफ नजर नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसे सील कर दिया है। तुम इसे तभी देख पाओगे जब तुम मेरी उस सील को तोड़ दोगे। मगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं दूंगा। ये सुनते ही मोशन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि ग्रैंडपास ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसीलिए वो उनके आगे झुक जाता है और उन्हें थैंक्स कहता है। ये देखकर वो सारे ग्रैंडपास भी काफी इमोशनल हो गए थे और विलेज चीफ कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। हमें केयरफ्री लैंड तो नहीं मिला मगर उसका रूट तो पता चल गया है और सारे के सारे ग्रैंडपास भी एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम लोग बाकी की जगहों को कभी फिर बाद में आकर एक्सप्लोर कर लेंगे। और ग्रेनेसी कहती है कि हम लोग इस मर्तबा एक ग्रेट रियूनियन पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें सारे लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। ये कहने के साथ वो सारे के सारे अब अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर जब वो लोग उस सीक्रेट लैंड से निकलकर बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने तो एक बहुत ही बड़ी मून शिप मौजूद है। उस शिप को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ये तो कमाल की शिप लग रही है, इतनी बड़ी शिप आज तक नहीं देखी। मगर जब मोशन अपने मून हार्डिंग गॉड फॉर्म में आता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो सच में कमाल है। जिस पर ग्रैंडपा युआन कहता है कि इसका मतलब फिर ये है कि डिवाइन ब्रिज रियलम को दोबारा से रिकनेक्ट किया जा सकता है। अब ये बात आप लोगों को आगे चलकर पता चल जाएगी कि डिवाइन ब्रिज रियलम को कनेक्ट करने की कहानी क्या है, क्योंकि डिवाइन ब्रिज रियलम ये इस सीरीज का सबसे मेन पार्ट होने वाला है और ये आप लोगों को फ्यूचर के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर ग्रैंडपा युआन जब वो उस शिप में कुछ कीमती चीजों को देखता है तो वो कहता है कि ये जरूर कोई खास ट्रेजर है। वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और यहाँ से भी कुछ चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो लोग अपने विलेज वापस पहुंचेंगे तो उस चीज को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। मगर वहां पर ग्रैनी आती है और वो उससे कहती है कि सुनो लंगड़े, अगर तुम ये ट्रेजर चुरा कर ले जाते हो तो तुम इसे रखोगे कहाँ? अपने विलेज में। अगर मुझे ये ट्रेजर अपने विलेज में नजर आया तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सारे लोग तो डार्कनेस से निकलकर वापस से अब उस बर्फीले इलाके में आ चुके होते हैं जहां से डाशू और डार्कनेस एक जगह कनेक्ट होती हैं। अब वो लोग अपने घर के बेहद करीब आ पहुंचे थे और उन लोगों को फिलहाल तो कोई भी खतरा नहीं था और उनको खतरा होगा भी कैसे? इतने पावरफुल गॉड लेवल के ग्रैंडपास के होते हुए कौन उनका रास्ता रोकेगा? मगर यहाँ पर डीमन किंग ड्रूटियन कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपास में से ज्यादातर तो बिल्कुल ठीक है, इनकी बॉडीज में तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। खास तौर पर तुम्हारे ग्रैंडपा
लोंगशेन में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो बाकी लोगों से भी ज्यादा तेजी से सुनता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोगों ने अपने विलेज का नाम डिसेबल विलेज क्यों रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर इक्का दुक्का कोई शख्स ही डिसेबल है। ये कहने के बाद मोशेन पीछे अपने ग्रैंडपास की तरफ पलट कर देखता है क्योंकि डीमन किंग ड्रूटियान को उन लोगों के बारे में मालूम ही नहीं था कि वो सारे लोग किस सिचुएशन में थे और अब मोशन की वजह से वो लोग किस तरह ठीक हुए हैं। यानी कि सबसे पहले तो उसने ग्रैंडपा युआनजी की लोअर बॉडी को अच्छी तरह से अटैच करके उसे ठीक किया था। उसके बाद ग्रैंडपा युआन और ग्रैंडपा वांगशेन उन दोनों की बॉडी के पार्ट्स को भी दोबारा से हील करके उनके साथ अटैच कर दिया था। मगर मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये दोनों अभी भी अपनी इनर स्ट्रगल से अपनी जान नहीं छुड़ा पाए हैं। जहां तक बात विलेज चीफ की, ग्रैंडपा फार्मिस्ट और ब्लाइंड ग्रैंडपा की है और साथ में ग्रैनिसी और ग्रैंडपा म्यूट की है, तो वो लोग अभी भी अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो नहीं कर पाते। मगर उसके बावजूद भी वो इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ के जरिए किसी को भी हरा सकते हैं। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ही लूंगा जिससे मैं उन लोगों को भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो डिसेबल बचा होगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए अपने पूरे विलेज को ही सजा देते हैं और खाने पीने के लिए भी उन लोगों ने एक बड़ी सी टेबल के चारों तरफ खाने सजा दिए थे। और ग्रेनिसी वो तो एक माँ की तरह मोशन को पालती है, तो उससे कहती है तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, तुम्हारी एनर्जी देखो कितने कमजोर हो गए हो। पर मोशन यहाँ पर उस किलिंग ड्रैगन को एक बड़ा सा बाउल भरकर बहुत सारी बीट्स देता है और साथ में हमें यहाँ पर उस मॉन्स्टर गर्ल को भी दिखाया जाता है जो कि उस व्हाइट फॉक्स के साथ मोशन से मिलने के लिए आई थी। और ग्रेनिसी कहती है कि पिछले 40 साल से कोई भी न्यू ईयर इतना अच्छा नहीं गुजरा, ये मेरी लाइफ का सबसे यादगार न्यू ईयर है। वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, मगर जहां तक बात विलेज चीफ की थी वो बिल्कुल सीरियस था। वो सब लोग वहां पर अब आतिशबाजी की तैयारी करते हैं, मगर ग्रेनी कहती है कि अब इस ओल्ड मैन को क्या हुआ, ये क्यों मुंह फुला के बैठा है। मगर वो सब लोग तो अपनी सेलिब्रेशन में ही खुश होते हैं और वहां पे आतिशबाजी करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और सबसे ज्यादा मजा तो यहाँ पर किलिंग ड्रैगन और व्हाइट फॉक्स को आ रहा था क्योंकि वो लोग तो सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। साथ में हम डीमन किंग ड्रूटियान को देखते हैं जो कि छत के ऊपर बैठा हुआ होता है, मगर मोशन उसे आवाज देता है और उसे भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। मगर डीमन किंग ड्रूटियान को सिर्फ अपनी दुनिया और अपने लोगों की याद आ रही होती है। और जब उनकी सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गर्ल वहां से चली जाती है और साथ में हुआलिंगर वो भी मोशन को टाटा बाय बाय करते हुए वहां से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद फिर वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने की वजह से किलिंग ड्रैगन तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मोशन भी नहीं चाहता था कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाए। मगर यहाँ पर डीमन किंग ड्रूटियान कहता है कि बच्चे, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर उन ओल्ड मैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मुझे आजाद कर दोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा कर लेना चाहिए। अचानक इतने में ग्रैंडपा युआन आ जाता है और वो उस आर्मर को देखते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारा ये डीमन तो सच में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे अपने साथ रख लूं तो मैं इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें चुरा सकता हूं। मगर यहाँ डीमन किंग ड्रूटियान वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि बच्चे, लगता है कि शायद तुम अपना वादा पूरा नहीं करने वाले। ये कहने की देर थी कि मोशन फौरन से अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और उस आर्टिफैक्ट के जरिए उस आर्मर को अनलॉक करता है क्योंकि मोशन ने उसके अंदर एक सील लगाई हुई थी, तो वो सील अपने आप ही उसके साथ अनलॉक होना शुरू हो जाती है और डीमन किंग की बॉडी में अजीब सी हलचल होने लगती है। और देखते ही देखते डीमन किंग ड्रूटियान अपनी एनर्जी फॉर्म में फौरन से बाहर निकल आता है और हमें दिखाया जाता है वो दोबारा से अपने रियल शेप में आ गया था। जिस पर मोशन उससे कहता है कि डीमन किंग ऑफ हेवन, मैं तुम्हें अब आजाद कर रहा हूँ, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। तो डीमन किंग ड्रूटियान कहता है कि बच्चे, तुमने सच में अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारी ये दुनिया और मेरी वो दुनिया दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं, इसीलिए आज से हम लोग एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं और मैं दोबारा कभी भी इस जगह नहीं आऊंगा। यूं समझ लो हम दोनों दोबारा कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने वाले। और वैसे भी
तुम मोर्टल्स हो, तो मोर्टल्स वो बहुत ही ज्यादा छोटे से लाइफ स्पेन के साथ इस दुनिया में आते हैं। तो शायद मैं जब नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के बारे में सोचूंगा तो शायद तुम लोगों को मरे हुए भी हजारों साल गुजर चुके होंगे। मगर मोशन कहता है कि मैं उस टाइम तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी मिस्टीरियस हिडन तिलिस्मान को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ये सुनकर डीमन किंग हैरान होता है कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। लगता है कि शायद तुम डीमन लैंग्वेज सीखना चाहते हो। अच्छा, मुझे अब याद आया, मैंने तुम्हें जो एक डीमन लैंग्वेज स्क्रॉल दिया था, शायद तुमने उसे अच्छी तरह से रियलाइज कर लिया है और तुम अब उसमें लिखे हुए हर वर्ड को समझ सकते हो। तो मोशन कहता है कि वैसे भी सीखने की कोई एज नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो तुम मेरे पास आकर मुझे ये लैंग्वेज और भी ज्यादा सिखा सकते हो। ये कहने के बाद वो उसे टीचर डीमन किंग कहकर पुकारता है। मगर डीमन किंग ड्यूटियन वो भी काफी ज्यादा समझदार होता है और वो कहता है कि बच्चे, तुम्हारे वर्ड्स वो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, पर मैं तुम्हें फिर भी बता दूं कि अगर तुम दोबारा से कोई डिमन समनिंग अल्टर क्रिएट करके मुझे बुलाने की कोशिश करोगे तो भी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि एक मर्तबा यहाँ से जाने के बाद मैं अपने लिए कोई ऐसी दुनिया तलाश करूंगा कि जहां मैं भी रह सकूं और मेरी पूरी डीमन रेस वहां सरवाइव कर सके। ये कहने के साथ डीमन किंग ड्यूटियन फौरन से अपनी दुनिया की तरफ चला जाता है और मोशन उसके आर्मर की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल बेजान हो चुका था। तो मोशन फौरन से उसे अपने क्यानकुन बैग में रख लेता है और डीमन किंग ड्यूटियन की तरफ देखते हुए कहता है कि देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। मगर विलेज चीफ उसे देखते हुए कहता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, उसने अब बहुत सारे दोस्त भी बना लिए हैं, यहाँ तक कि वो इतना ग्रो कर गया है कि उसने डीमन किंग अपने कंट्रोल में करते हुए उसने हमारी जान बचाई है। यहाँ पर ग्रैंडपा युआन वो मोशन की टांग खींच रहा होता है, मगर दूसरी तरफ विलेज चीफ कह रहा होता है कि मोशन के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो एक लीडर बन सकता है और वो इतना बहादुर भी बन चुका है कि वो हमारे पीछे पीछे फॉरबिडन जोन में आ गया था और हमें रेस्क्यू करने के लिए उसने हर खतरे को क्रॉस किया है। वहां तक पहुंचना तो नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। मुझे लगता है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने ग्रैंड पास की भी हेल्प की है, उनकी बॉडीज को दोबारा से रीशेप कर दिया है जिससे वो लोग अब बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और वो तीनों के तीनों अपनी बॉडी के पार्ट्स को पूरी तरह से रिकवर करके अच्छी तरह से रिफाइन भी कर चुके हैं, यानी अब उन्हें किसी और का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने सारे काम अब खुद से कर सकते हैं। ऊपर से ये लड़का डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर भी बन चुका है, एक ऐसा लड़का जो कि केयरफ्री लैंड से आया है मगर उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं। मुझे लगता है कि उसके कंधों में इतनी जान है कि वो मेरा बर्डन भी उठा सकता है और लगता है अब बिल्कुल सही टाइम आ चुका है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी उसके कंधे पर डाल देनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा फार्मेस्ट बिल्कुल चौंक जाता है कि पता नहीं विलेज चीफ किस चीज की बात कर रहा है, मगर विलेज चीफ कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ गिने चुने ही दिन हैं, इसलिए मुझे अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी और को सौंपना होगा। जिसके बाद वो मोशन से कहता है कि जरा मेरे पास आओ। तो मोशन फौरन से विलेज चीफ के पास चला जाता है और मोशन वो यही सोच रहा था कि शायद ग्रैंडपा उसे कोई ऑर्डर देगा, मगर विलेज चीफ उससे कहता है कि मेरे कमरे में जाओ, वहां बेड के नीचे कोई चीज पड़ी होगी वो उठा कर ले आओ। तो मोशन फौरन से वहां चला जाता है और बेड के नीचे देखता है तो उसे वहां कोई चीज मिलती है, जिस पर वो उसे उठाता है और देखता है कि ये चीज तो कोई खिलौने जैसी लग रही है, शायद ये कोई खास चीज नहीं होगी। मगर जब वो बाहर जाता है तो विलेज चीफ उसे बताता है कि ये चीज असल में ह्यूमन एम्परर सील है, जो कि हमारे ह्यूमंस के फर्स्ट ह्यूमन एम्परर ने हमारे बाद वाले ह्यूमन एम्परर्स को दी थी। यूं समझ लो कि हमारी ह्यूमन एम्परर्स की लाइनेज में ये सबसे सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जो कि हर एम्परर अपने बाद वाले एम्परर को देता है। क्योंकि मैंने तुम्हें आज से ही अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है तो इसीलिए मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कंधे पर डाल रहा हूँ। आज से तुम ह्यूमंस के न्यू ह्यूमन एम्परर हो। तो ह्यूमन एम्परर के बारे में सुनकर मोशन वो बिल्कुल हैरान होता है कि ह्यूमन एम्परर क्या होता है। तो विलेज चीफ उसे बताता है कि ह्यूमन एम्परर वो कोई बड़ा स्टेटस नहीं होता जैसे कोई हेवन गॉड हो या उससे भी ऊपर की चीज, ये स्टेटस में बिल्कुल छोटा लेवल है मगर इसकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं। तो मोशन कहता है कि अगर मैं ह्यूमन एम्परर हूं तो इसका मतलब ये है मैं इस दुनिया में मौजूद सारे ही ह्यूमंस पर रूल कर सकता हूं।
तो विलेज चीफ उसे बताता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन एम्परर दुनिया पर रूल करने के लिए नहीं होते। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ना किसी को मारते हैं, ना ही किसी से भी कोई स्टेटस लेते हैं, ना ही हमारा ये काम है कि हम किसी वार में एंगेज हों। ह्यूमन एम्परर असल में ये एक स्टेट ऑफ माइंड रियलम है। यूं समझ लो ये एक किस्म की मोरालिटी है। तो मोशन कहता है कि ग्रैंडपा, आपको नहीं लगता कि आपकी लाइनेज के और भी बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद होंगे? ये सुनते ही विलेज चीफ फौरन से वो सील पकड़कर उसके सिर पे दे मारता है और कहता है कि मैंने ये सील अब तुम्हें दे दी है, इसका मतलब ये है कि तुम अब इस जनरेशन के न्यू ह्यूमन एम्परर हो। जिस पर मोशन कहता है क्या वाकई में ये इतना सिंपल था? तो विलेज चीफ कहता है कि हाँ, क्योंकि हम कोई सेक्ट नहीं है, ना ही हम किसी नेशन के एम्परर से। हम लोग ह्यूमन एम्परर हैं और ह्यूमन एम्परर की इनहेरिटेंस इस सील के साथ ही हमारे पास आ जाती है। इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमन एम्परर का सिलसिला चलता रहता है। तुम जब ओल्ड हो जाओगे तो तुम ये सील फिर अपने बाद वाली जनरेशन को दोगे और तुम्हारे टाइम में जो सबसे कैपेबल और सबसे इंटेलिजेंट बंदा होगा ये सील उसके पास ही जाएगी। बदकिस्मती से हमारी इस जनरेशन का जो सबसे पावरफुल और सबसे कैपेबल बंदा था वो यान कांग था, मगर बदकिस्मती से उसने अपना एक अलग से ही पाथवे चूज कर लिया है और वो मेरी इनहेरिटेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं अब बाहर नहीं जा सकता कि मैं बाहर जाकर अपने लिए कोई कैपेबल बंदा ढूंढूं और उसे अपनी सील दूं। मेरी नजर में यहाँ सिर्फ तुम ही एक ऐसे कैपेबल लड़के हो जिसे मैं ये सील दे सकता हूँ। पर मोशन यहाँ पर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप अपने ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? मुझे लगता है आपको मुझसे भी बेहतर कोई ह्यूमन एम्परर मिल जाएगा। जिस पर विलेज चीफ उसे गुस्से में कहता है तुम काफी ज्यादा नखरे दिखाने लगे हो। जब से तुम यानकांग किंगडम में गए हो और वहां से वापस आए हो उसके बाद तो तुम हमारी बात का उल्टा जवाब देने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन एम्परर बनना ये कोई बहुत बड़ा सरदर्द है और उसका तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम कोई भी ह्यूमन एम्परर नहीं बनना चाहते। क्या मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ? क्या तुम ह्यूमन एम्परर बनना चाहोगे या नहीं? तो मोशन डर के मारे कह देता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बन रहा हूँ। तो विलेज चीफ कहता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर लिया है और मैंने ह्यूमन एम्परर वाली जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से निभा ली है। तो मोशन कहता है कि चल यही सही, मैंने वैसे भी अब छोटे मोटे काम बहुत कर लिए हैं, अब वक्त आ गया है कि मुझे एक बड़े लेवल का काम करना चाहिए। जबकि विलेज चीफ उसे बताता है कि तुम वो पहले बंदे नहीं हो जिन्होंने इस सील को हाथ में उठाया है। तुमसे पहले न जाने कितने ही पावरफुल स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच करके ये सील हासिल करने की कोशिश की है, मगर मैंने उनमें से किसी को भी ह्यूमन एम्परर की सील नहीं दी। और ये सील मैंने तुम्हें दी है वो भी बगैर किसी टेस्ट के, और तुम हो के ऊपर से कंप्लेन कर रहे हो के इसका बेनिफिट क्या होगा? तो मोशन कहता है कि ग्रैंडपा, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस सील के साथ मैं कर क्या सकता हूँ। क्या आप इस सील के साथ साथ अपनी स्वॉर्डमैनशिप वो भी मुझे देने वाले हैं? अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है कि ये सील लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बगैर स्वॉर्डमैनशिप के ह्यूमन एम्परर का टाइटल मेरे किस काम का? ये सुनते ही विलेज चीफ गुस्से में फिर फार्मिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का बहुत ही नाशुक्रा है? ये अभी भी कंप्लेन कर रहा है। इसे लगता है कि सिर्फ ह्यूमन एम्परर बनना किसी काम का नहीं है। मगर दूसरी तरफ ग्रैंडपा फार्मिस्ट वो उन लोगों को इस तरह देखकर हंसना शुरू कर देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी चैट को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, मैं जाकर अपने कीड़े मकोड़ों को देखता हूँ कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। यहाँ पर विलेज चीफ कह रहा होता है कि क्या तुम वाकई में ह्यूमन एम्परर नहीं बनना चाहते? मेरी किस्मत देखो, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं बाहर जाकर कोई ह्यूमन एम्परर तलाश भी नहीं कर सकता। अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक होता तो मैं खुद से ही पूरे वर्ल्ड का टूर करता और तुमसे बेहतर कोई डिसाइपल ढूंढ लेता। पर मोशन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास ओवरलोड बॉडी है और मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर विलेज चीफ को गुस्सा आता है और वो उठने की कोशिश करता है जिससे वो गिरने लगा था, मगर मोशन उसे फौरन से होल्ड कर लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप गुस्सा ना करें, मैं अब ऐसी ज्यादा बकबक नहीं करूंगा। तो विलेज चीफ कहता है अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ओवरलोड बॉडी है और तुम सबसे ज्यादा कैपेबल हो तो इसका मतलब ये है कि ये इनहेरिटेंस बिल्कुल सही हाथों में जा रही है।
एक बात अच्छी तरह से याद रख लेना, हम ह्यूमन एम्परर्स का सिर्फ एक ही काम है और वो काम है गॉड्स को और डीमंस को मारना। वो गॉड्स जो कि हेवन के अंडर में हैं, या फिर वो गॉड्स जो कि दूसरे गॉड्स के अंडर में हैं, या फिर ऐसे डीमंस जो कि बड़े डीमंस की जुरिडिक्शंस के अंडर में आते हैं। हमें उन्हें खत्म करना है, क्योंकि हेवन जुरिडिक्शन वो हेवन के अंडर में आती है, ह्यूमन जुरिडिक्शंस ह्यूमंस के अंडर में आती है। इसीलिए कोई भी हेवन गॉड ह्यूमन जुरिडिक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कभी भी ह्यूमंस के पर्सनल अफेयर्स में किसी भी गॉड या फिर डीमन ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो हमारा काम यह है कि हमने उन हाथों को काट देना है, चाहे वो हाथ फिर किसी गॉड का हो या फिर डीमन का। जिसके बाद अगर वो लोग फिर भी ना माने तो फिर हमें उनका सर धड़ से अलग कर देना है। अभी तुम ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो, मगर जब तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और तुम्हें उस टाइम पे हेवन गॉड्स को भी मारना पड़ सकता है। यूं समझ लो कि अब तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि ह्यूमंस के मैटर्स में कभी भी डीमंस को और गॉड्स को इन्वॉल्व नहीं होने देना। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।